गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की इस कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है स्थिरदाबी प्रक्रम, आइसोबोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स जो अपनी यूनिट चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है आइसोबोरिक प्रोसेस, या बोले तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए स्थिरदाबी प्रक्रम। पहले बात करें तो कि कोई भी तंत्र है, कोई भी निकाय है, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम अगर कोई भी तंत्र है, कोई भी सिस्टम है, उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। अब हम कोई भी वो तंत्र है, कोई भी वो पदार्थ है, उसके ऊपर अगर हम स्थिर दाब के ऊपर अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको हम स्थिर दाबी प्रक्रम कहते हैं। यानी कि कोई भी तंत्र है या कोई भी पदार्थ है, उसका अगर दाब हम स्थिर रख के अगर उस पर कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रक्रम को, इस प्रकार के प्रोसेस को आइसोबोरिक प्रोसेस और स्थिर दाबी प्रक्रम कहा जाता है। होता क्या है स्थिर दाबी प्रक्रम में और कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे हम स्थिर दाबी प्रक्रम में ऊष्माधारिता के मान को और किस प्रकार से हम होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को ज्ञात कर पाएंगे, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। वो क्या है देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा नियम होता है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते, यानी कि ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसे कहा जाता है, या दूसरा भाषा में इसको यह भी बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ये अपना क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसको मैथमेटिकली रूप में लिखे तो दो तरीके से हमने कर लिया था, U इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और दूसरा था डेल E इज इक्वल्स टू डेल डी ई इज इक्वल्स टू डेल क्यू पी माइनस पी डेल वी। ये हमने मैथमेटिकल रूप था, ये किसका गणितीय रूप था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, वो हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाकर के क्लास देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के इसको अध्ययन कर सकते हो। अगर हम बात करें इस समीकरण की, ये समीकरण आई है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, डी इज इक्वल्स टू डेल क्यू पी माइनस पी डेल वी। अगर स्थिर दाब पर, यानी कि दाब कांस्टेंट है, दाब के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अगर स्थिर दाब पर इस समीकरण को मैं समाकलन कर दूं, डी का समाकलन कर दिया E1 से E2, यानी कि कार्य प्रारंभ करने से पहले ऊर्जा और कार्य जब खत्म हो रहा है उस टाइम ऊर्जा E2 है और प्रारंभ में ऊर्जा E1 है, तो E1 से E2 तक डेल E का क्या हो गया समाकलन, डेल QP माइनस पी डेल V। V1 से V2 क्या हो रहा है, आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, प्रारंभ में आयतन था V1 और लास्ट में आयतन हो जाएगा V2। जब इनका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी का समाकलन होता है E, और जैसे ही हम लिमिट लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट E2 माइनस E1, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन आ गया। जब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या है, ये अवकलन का मार्ग हट जाएगा QP, और अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो P अपने पास कांस्टेंट है और डेल V का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, और V में जब जैसे ही हम लिमिट लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1, ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन कौन सी है, इसके समाकलन से आई है। इस समीकरण का जब समाकलन करेंगे, ये तीनों के समाकलन से इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। जैसे ही अपने पास ये समाकलित समीकरण आ गई तो इसमें कुछ मैथमेटिकल चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखना एक बार, ये QP को इधर ही रखो, ये पॉजिटिव है, P को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, P को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली चीज को, इस वाले को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, PV2 प्लस PV1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। जब ये हो गया इक्वेशन के इधर, जब मैं S को इधर लेके जाऊंगा, जब इस पद को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देख लो E2 प्लस PV2, अरे ये माइनस PV2 था, इधर लेके आ गया, मैं इधर लेके आ गया माइनस PV2 को, तो प्लस हो गया। PV1 ये प्लस का है, इधर लेके आ गए, ये माइनस का E1 पहले से मौजूद था, प्लस P1 कॉमन कर दिया, जो माइनस वाले थे उनको कॉमन ले लिया और ये माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस वाला है इसको भी कॉमन लेके लिख दिया। कुछ नहीं, बस इस समीकरण का थोड़ा सा गणितीय रूप चेंज किया है, गणितीय रूप कुछ नहीं, पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करके इसको इस प्रकार से लिख दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब बात करते हैं स्थिर दाब की। अरे जब दाब स्थिर है तो P को P1 लिख दो, चाहे P2 लिख दो, चाहे P3 कर लो। अरे P1 P2 P3 सारी की सारी दाब क्या है,
दाब तो समान ही है। अरे दाब तो भैया समान ही होगी, P1 P2 और P, यानी P1 यानी प्रारंभिक दाब, P2 यानी अंतिम दाब, और P बराबर होगी, क्योंकि दाब कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। कौन सा प्रक्रम है? आइसोबैरिक प्रक्रम है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, स्थिर दाबी प्रक्रम है। तो दाब कांस्टेंट है, तो क्या मैं इस P को P2 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे इस P को P2 लिख दो, इस P को P1 लिख दो, क्योंकि P2 P1 और P बराबर है, तो लिख दो सर, हमें तो कोई इश्यू नहीं है। इसको P2 लिख दिया, इसको P1 लिख दिया, और ये इक्वेशन ऐसी कैसी लिख दी। अब मुझे एक बात बताइए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंथैल्पी कल हमने पढ़ा था, एंथैल्पी के बारे में हमने कल पढ़ा था। एंथैल्पी किसी भी तंत्र की, किसी भी निकाय की, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है? अरे किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है? अरे किसी भी प्रक्रम की एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो एंथैल्पी किसी भी प्रक्रम की ये होती है कि किसी भी तंत्र के ऊर्जा व उसके आयतन और दाब के गुणनफल का योग उसकी एंथैल्पी के बराबर होता है। किसी भी तंत्र की एंथैल्पी की मैं बात करूं तो एंथैल्पी किसके बराबर होती है? उस तंत्र की ऊर्जा तथा उस तंत्र के दाब व आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यानी H इज इक्वल्स टू ई प्लस पीवी होती है सर, बिल्कुल H इज इक्वल्स टू ई प्लस पीवी होती है। ये हमने कल पढ़ लिया था, चैनल पे मौजूद है वीडियो, देख लीजिए। जब हम बात करें H की तो H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू QP, H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू QP। ये कहां से आ गया भाई? ये आ गया कि किसी भी तंत्र की अंतिम एंथैल्पी में से प्रथम एंथैल्पी घटा देंगे। अरे एंथैल्पी में से अंतिम एंथैल्पी में से प्रथम एंथैल्पी घटा देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? स्थिर ताप पे उस तंत्र की Q उष्मा के बराबर आ जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं क्या डेल H इज इक्वल्स टू QP? अरे कल निकाला था, एंथैल्पी डेल H इज इक्वल्स टू होती है QP किसके? किसी भी तंत्र के उष्मा में होने वाला परिवर्तन उसकी एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। तो डेल H इज इक्वल्स टू QP। क्या हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र को दी गई उष्मा उसके एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है? तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र को दी गई उष्मा, किसी भी तंत्र को दी गई हीट उसके एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। यहां तक अपना ये था आइसोबोरिक प्रक्रम का ये पहला एक कंसेप्ट आ गया अपने सामने, ये पहला एक कंसेप्ट आ गया अपने सामने। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। अब समीकरण 2 पे आ जाइए वापिस, इस वाली पे, इस वाली समीकरण 2 पे आ जाइए आप। अब समीकरण 2 पे आ जाइए। समीकरण 2 को कुछ नहीं, अरे E2 ये E1 माइनस, तो E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। P2 V2 माइनस का ये माइनस माइनस इधर है, P1 V1। अरे क्या ये नहीं लिख सकते क्या? अरे E2 माइनस E1 प्लस में P2 V2 माइनस P1 V1 नहीं लिख सकते क्या? कुछ नहीं, इसका गणितीय रूप बदल के लिखा है, उधर कुछ चेंज नहीं किया, कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ समीकरण 2 को कुछ रूप बदल के इधर लिख दिया। अब मेरे को ये बताइए कि अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा घटा दी जाए तो क्या उसका अंतर नहीं आ जाएगा क्या? अरे किसी भी सिस्टम की, किसी भी तंत्र की अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा को मैं अगर घटा दूंगा तो ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। अरे तो E2 माइनस EV डेली लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। V2 माइनस V1, क्योंकि P तो स्थिर है, P2 माइनस P1 तो P ही आएगा, क्योंकि P तो कांस्टेंट ही है भैया, P तो चेंज हो ही ना रहा, P तो चेंज ही ना हो रहा, P तो बदल ही ना रहा, बदल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब P आ जाएगा। V2 माइनस V1 कर दो, अरे V2 में से V1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? V डेल V, ऊर्जा ये आयतन में होने वाला परिवर्तन इज इक्वल्स टू QP। ये इक्वेशन आ गई। अब समीकरण 4 से क्या हम बता सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास डेल V का मान हो तो दाब तो स्थिर है, Q हीट जो हम दे रहे हैं, उष्मा और आयतन का मान हमें पता होगा तो हम उस तंत्र की होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थिर दाब पर अगर हमें किसी तंत्र के आयतन में होने वाला परिवर्तन अगर पता हो तो हम उसके ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। 2 नंबर कंसेप्ट आ गया, 2 नंबर फैक्ट आ गया। अब चलिए समीकरण 3 पे आइए। डेल H इज इक्वल्स टू QP। अरे इस समीकरण को ये रूप नहीं दे सकते क्या भैया? अरे यथार्थ अवकलज लिखेंगे, क्योंकि H क्या है? अरे H एक अवस्था फलन है, H एक स्टेट फंक्शन है। DH इज इक्वल्स टू Q डेल P डेल QP, DH इज इक्वल्स टू डेल QP। अरे H यहाँ पे एक अवस्था फलन है, किसका अवस्था फलन है? जिसमें 2 चर है। कौन कौन से चर है? T और P। T टेम्परेचर, P प्रेशर।
ताप और दाब का अवस्था फलन है। कौन? एच। एच क्या है? एंथैल्पी, हीट। तो अब मेरे को ये बताइए, एंथैल्पी जो है अपनी, वो ताप और दाब का अवस्था फलन है। जब इसका अवकलित समीकरण निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जहां पे डेल एच अपॉन डेल टी आंशिक अवकलन है, ये आंशिक अवकलज है जो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बता रहा है स्थिर दाब पर ताप के कारण। ये डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी ये एक आंशिक अवकलज है जो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बता रहा है स्थिर दाब पर ताप की वजह से। ताप की वजह से एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। यहां पे टी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक आंशिक अवकलज है जो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बता रहा है, लेकिन किस पे? स्थिर ताप पे दाब की वजह से। समझ गए? दोनों आंशिक अवकलज है और एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बता रहे हैं। अब डीपी बराबर 0 पर, अरे जब दाब स्थिर है, अरे दाब जब कांस्टेंट है तो दाब में परिवर्तन क्या हो सकता है? अरे कोई चीज कांस्टेंट है तो किसी में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन होगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि dp इज इक्वल टू 0। अरे dp 0 होगी तो dh इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा फंक्शन ही क्या हो गया भैया? 0, क्योंकि dp क्या है? 0। अब समीकरण नंबर 5 और 7 देखिए। अगर ये 5 और समीकरण 7 देखिए, इन 5 और 7 से हम क्या बोल सकते हैं कि Q डेल P इज इक्वल टू डी डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी के बराबर नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि डीएच और डीएच दोनों समीकरण तो डीएच के बराबर है। तो इन समीकरणों की तुलना हो गई, ये दोनों आ गए, डेल क्यूपी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी आ गया। अब मेरे को बताइए, ये डी टी इसके मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाऊंगा, भाग में नहीं आ जाएगा क्या? अरे कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर लेके जाएंगे, बराबर के इधर जैसे ही जाएगी तो वो भाग में नहीं आ जाएगी क्या? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी। तो डेल क्यूपी अपॉन डी हो जाएगा। डेल क्यूपी अपॉन डी जैसे ही हुआ, अब देखिए इधर क्या है? डेल एच अपॉन डेल टी। अब जो ये है, ये क्या है? क्यूपी अपॉन डी, यानी उष्मा में होने वाला परिवर्तन समय के साथ, यानी कि कितनी उष्मा तंत्र ग्रहण कर रहा है समय के साथ, वो बता रहा है। वो क्या होती है? अरे किसी की उष्मा ग्रहण करने की क्षमता, उष्मा धारण करने की क्षमता। अरे सर उष्मा धारिता। अरे उष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है भाई? उष्माधारिता होती है। तो इसको सीपी बोल देंगे, उष्माधारिता। सीपी क्या है? उष्माधारिता। सीपी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी हो जाएगा। समीकरण 7 में इसका मान रख देंगे, किसका? इस डेल एच अपॉन डेल टी पी का जो सीपी होता है, समीकरण 7 में मान रख दीजिए। समीकरण 7 में मान रखोगे तो डीएच इज इक्वल टू सीपी डी नहीं आ जाएगा क्या? अरे डीएच इज इक्वल टू सीपी डी नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो ये किसका आ गया? एंथैल्पी और उष्माधारिता में संबंध आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल संबंध आ गया। अरे अब इसके बाद में प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है सर। अरे प्रेशर कांस्टेंट है तो इस समीकरण का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इस समीकरण का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद में जो मान आता है वो मान अपने निकाल लेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए समीकरण क्या है अपने पास? समीकरण आ गई है डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। इस समीकरण का इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। इस समीकरण का जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल एच इज इक्वल टू सी पी डी टी T1 से T2 तक। अरे क्या आ गया सर? डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल टी। रुको इसको एक स्टेप आगे और बढ़ा देते हैं, T2 माइनस T1 कर दो। अरे T2 माइनस T1 क्या होता है? समय में होने वाला परिवर्तन। अरे डेल एच इज इक्वल टू, ये समीकरण नंबर 8 हो गई, डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल टी। यानी कि ये तीनों ही मान हम प्रयोगों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी स्थिर दाबी प्रक्रम है, कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन, होने वाला उष्माधारिता, उस तंत्र की, दोनों मान को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। डेल टी है समय में परिवर्तन, यानी कितने समय तक कोई भी प्रक्रम पे कार्य किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है,
वो है, ये तीनों ही मान ज्ञात करने आसान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक समीकरण डेल एच इज इक्वल्स टू सी पी डेल टी के रूप में आ जाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थिर तापी प्रक्रम। जब क्या हो, ताप समान हो तो क्या होगा, तो ताप समान होने पे कैसी समीकरण आएगी। स्थिर दाबी प्रक्रम करने के बाद में अपने पास एक प्रक्रम और बचा है, स्थिर तापी प्रक्रम। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं और इसके बाद अपना ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर में सॉरी। तो स्थिर तापी प्रक्रम की बात करूं तो जैसे हम स्थिर दाबी प्रक्रम में पढ़ा है कि किसी भी तंत्र का अगर दाब स्थिर रख के उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो वो स्थिर दाबी प्रक्रम कहलाता है। वहीं अगर किसी भी प्रक्रम का, किसी भी निकाय का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी पदार्थ का अगर हम ताप स्थिर रख दे और उसमें होने वाले परिवर्तन को अगर हमने देखे तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है, स्थिर तापी प्रक्रम कहलाता है। अगर स्थिर तापी प्रक्रम की मैं बात करूं तो जैसे ही किसी तंत्र का हम ताप स्थिर रखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी कार्य किया जाए ताप स्थिर रखने के बाद में, तो उसके जो आंतरिक ऊर्जा का मान है वो स्थिर रहता है। आंतरिक ऊर्जा का मान है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है, वो जीरो ही रहता है, डेल ई। आंतरिक ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा। अगर ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा तो ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन शून्य रहेगा। अरे बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर ऊर्जा में परिवर्तन जीरो अपने आप ही हो जाएगा। जब अगर ऊर्जा स्थिर रहेगी तो ऊर्जा बदलेगी नहीं तो डेल ई क्या हो जाएगा, जीरो। और हम जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर क्या होता है, ई प्लस पी डेल वी। डेल एच अगर एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात करें तो डेल ई इज इक्वल टू पी डेल वी। अगर पी डेल वी है तो यहाँ पे पी और वी दोनों में परिवर्तन होगा। अगर ताप स्थिर है तो डेल पी भी लिख देंगे, डेल ई प्लस पी। पीवी क्या होता है भी आदर्श गैस समीकरण से, अरे क्या होती है आदर्श गैस समीकरण कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ पे पीवी की जगह क्या लिख देंगे, एनआरटी, जहां पे एन गैस के अणुओं की संख्या और आर क्या है, कांस्टेंट। तो अरे एन और आर दोनों ही कांस्टेंट हो गए, गैस के अणुओं की संख्या और आर संपीड़ितता गुणांक, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए तो डेल टी। ताप स्थिर है, ऊर्जा जीरो हो जाएगी, डेल ई। अरे डेल ई जीरो हुई, अपने को पता है डेल टी। ताप अगर स्थिर है तो डेल टी यानी ताप में होने वाला परिवर्तन भी जीरो। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि डेल एच जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी प्रक्रम में एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा जीरो रहता है। और बात रही आंतरिक ऊर्जा डेल ई, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q माइनस डब्ल्यू यानी कि Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाएगा। या हम कह सकते हैं किसी भी तंत्र की जो उष्मा है वो किए गए कार्य के बराबर होगी। ये है अपना स्थिर तापी प्रक्रम। इसके बाद में टॉपिक आएगा अपना उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। ऑफ एक तंत्र की उष्माधारिता क्या होती है, तो किसी भी तंत्र की उष्माधारिता वो होती है कि किसी भी तंत्र के द्वारा ग्रहण की गई वह उष्मा जो उस तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, वो उसकी उष्माधारिता कहलाती है। स्थिर आयतन पर उष्माधारिता सीवी ज्ञात कर लेंगे, सीपी हमने जस्ट पहले ज्ञात किया था, सीपी और सीवी का संबंध ज्ञात कर लेंगे। मिलते हैं कल आपके साथ उसी टॉपिक को लेकर के, सीपी व सीवी का संबंध ज्ञात करेंगे, पहले उष्माधारिता पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बनी हुई प्लेलिस्ट को आप जाकर देख सकते हो, पूरी यूनिट को आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम में बीएससी का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।